सूटकेस में मिली लाश की पता नहीं मैं आप लोगों को कितनी कहानियाँ सुना चुकी हूँ। और इसके साथ ही आज भी एक सूटकेस में एक युवती की लाश मिलती है और पुलिस शिनाख्त में लग जाती है। और इसके बाद परत दर परत जैसे केस खुलता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या है ये कहानी हम जानेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिए जाएंगे। तो चलिए अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये सूटकेस में मिली लाश की पूरी कहानी है क्या। एसएचओ ने घटना स्थल पर पहुंचकर देखा तो वहां वास्तव में एक सूटकेस में अधजली हालत में शव पड़ा हुआ था। उसी के साथ कुछ अधजली लकड़ियों से पेट्रोल की गंध भी महसूस हो रही थी। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि किसी ने बाहर से यह सूटकेस यहाँ लाकर उस पर लकड़ियाँ रखकर और पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की थी। सूटकेस में एक युवती की लाश निकली, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी मृतका की शिनाख्त नहीं कर पाया और यही लगा कि मृतका आसपास के क्षेत्र की रहने वाली नहीं है। मृतका की उम्र यही कोई 24-25 साल लग रही थी। गुजरात के शहर राजकोट के बाहर ग्रामीण इलाके में गांव पदधारी के पास काफ़ी ज़मीन बंजर पड़ी है। इस ज़मीन पर घास के अलावा और कुछ भी नहीं होता, इसलिए इधर लोग कम ही आते जाते हैं। केवल जानवर चराहे वाले दोपहर बाद अपने जानवरों को लेकर यहाँ पर चराने के लिए आते हैं। 9 अक्टूबर 2023 की दोपहर के बाद जब कुछ लोग अपने जानवर इस सुनसान बंजर ज़मीन पर चराने के लिए लेकर आए तो उन्हें ही वहाँ पर यह अधजला सूटकेस दिखाई दिया। उन लोगों ने इस बात की सूचना गांव के सरपंच कनु भाई परमार को दे दी और कुछ ही देर में कनु भाई गांव के कई लोगों के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचे। सभी को मामला गड़बड़ लगा। सरपंच ने तुरंत ही इसकी सूचना क्षेत्रीय थाना पदधारी में दे दी। सरपंच की सूचना पर ही थाना पदधारी के एसएचओ जीजे जाला सहयोगियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे। घटना स्थल पर काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। जिस स्थिति में लाश मिली थी, साफ था कि यह सुनियोजित हत्या कर लाश ठिकाने लगाने का मामला था। लाश की शिनाख्त जरूरी थी और इसीलिए पुलिस ने आसपास का निरीक्षण शुरू किया कि शायद वहाँ कोई और ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि लाश की शिनाख्त हो जाए। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिससे लाश के बारे में कुछ पता चलता। सिर्फ एक गाड़ी के टायरों के निशान जरूर दिखाई दे रहे थे और वो निशान भी थोड़ा से अलग थे। वो निशान किसी बड़ी गाड़ी के दिख रहे थे क्योंकि वह निशान चौड़े टायरों वाले थे। एसएचओ ने फोटोग्राफर के साथ साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया था। घटना स्थल की सारी कार्यवाही करने के बाद पुलिस ने सूटकेस जब्त कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाने लौटकर एसएचओ जीजे जाला ने पूरे स्टाफ को बुलाकर सबसे पहले तो यह पता लगाओ कि आसपास के किसी गांव की इस उम्र की कोई युवती गायब तो नहीं है, और इसके बाद यह पता करो कि जिले के किसी थाने में इस तरह की युवती की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, क्योंकि लाश की जो हालत थी उससे साफ लग रहा था कि उस युवती की हत्या कम से कम 3 दिन पहले हो चुकी थी। पुलिस अपने सूत्रों से यह पता लगाने में जुट गई कि लाश वाली युवती आखिर कौन हो सकती है। आसपास के ही नहीं, पूरे राजकोट के सभी थानों से पता किया गया कि किसी थाने में 24-25 साल की युवती की गुमशुदगी तो नहीं दर्ज कराई गई, और दुर्भाग्य से राजकोट के किसी थाने में इस तरह की किसी युवती की कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। कहीं किसी मुखबिर से भी सूचना नहीं मिल रही थी कि उस तरह की युवती कहाँ रहती थी और अब दिखाई नहीं दे रही है। जब जिले के किसी थाने से कोई जानकारी नहीं मिली तो एसएचओ ने अलग अलग जिलों में पता किया, पर इसमें भी उन्हें निराश ही होना पड़ा। अब क्या किया जाए? एसएचओ ने सहयोगियों के साथ सलाह मशवरा किया, क्योंकि बिना शिनाख्त के हत्यारे तक पहुंचा नहीं जा सकता। जब कोई सहयोगी उचित सलाह नहीं दे सका तो एसएचओ जीजे जाला ने खुद ही अपना दिमाग लगाया
उन्होंने वह सूटकेस मंगवाया जिसमें रखकर लाश जलाई गई थी। उन्होंने उस अधजले सूटकेस को उलट पलट कर देखा तो उसमें से एक ब्रांड का नाम मिल गया, यानी पता चल गया कि वह सूटकेस किस कंपनी का है। यह पता चलते ही एसएचओ ने ड्राइवर से थाने की जीप निकलवाई और 2 सिपाहियों के साथ लेकर शहर में उस ब्रांड के सूटकेस के जितने भी शोरूम थे सभी पर जा पहुंचे। लाश 9 अक्टूबर को मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्या 6 अक्टूबर को की गई थी और इसीलिए 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक उस ब्रांड के उस साइज़ के जितने भी सूटकेस बिके थे, शोरूम से उन्हें खरीदने वालों के नाम, पते और फ़ोन नंबर प्राप्त कर लिए। पता चला कि इस बीच इस तरह के कुल 27 सूटकेस बिके थे। दरअसल यह ब्रांड सूटकेस का था और इसकी वारंटी होती है, इसलिए वापसी का चक्कर रहता है और यही वजह थी कि इसे खरीदने वाला ग्राहक बिल में अपना पूरा नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखवाता है। यह सब करते करते 1 महीने का समय निकल गया था, यानी नवंबर महीना चल रहा था। थाने आकर एसएचओ जीजे जाला ने उस बीच उस ब्रांड के सूटकेस खरीदने वाले एक आदमी को फ़ोन करना शुरू किया। अपना परिचय देकर एसएचओ उसके द्वारा खरीदे गए सूटकेस के बारे में पूछते तो हर आदमी सूटकेस खरीदने की वजह बताने के साथ साथ वीडियो कॉल पर सूटकेस भी दिखा देता। किसी का सूटकेस किसी रिश्तेदार के यहाँ होता और वह अपने रिश्तेदार से बात करा देता। अगर किसी से फ़ोन पर बात ना भी हो पाती तो जीजे जाला शोरूम से मिले पते के आधार पर उसके घर पहुंच जाते और पूरी बात बताकर उसके द्वारा खरीदे गए सूटकेस के बारे में पता करते। इसी तरह एसएचओ जीजे जाला 26 सूटकेस के बारे में पता कर चुके थे। जब उन्होंने 27वें आदमी को फ़ोन किया तो वह बहाने बनाने लगा। कभी वह कहता कि सूटकेस कोई ले गया है तो कभी वह कहता कि जो सूटकेस ले गया है अभी देकर नहीं गया है। जब जीजे जाला सूटकेस ले जाने वाले का पता पूछते तो वह पता बताने को तैयार नहीं होता। मजबूर होकर जीजे जाला राजकोट के गांधीग्राम इलाके के आत्मन अपार्टमेंट में रहने वाले उस व्यक्ति मेहुल चोटलिया के यहाँ पहुँच गए। जब वह आत्मन अपार्टमेंट पहुँचे तो अपार्टमेंट के नीचे उन्हें एक एक्सयूवी दिखाई दी जिसके टायर उतने ही चौड़े थे जितने चौड़े टायर के निशान घटना स्थल पर मिले थे। उस एसयूवी को देखते ही उन्हें लगा कि हो ना हो इसी आदमी ने उस घटना को अंजाम दिया होगा। उस समय मेहुल चोटलिया घर पर ही था। पुलिस ने उसके फ्लैट की घंटी बजाई तो उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर पुलिस को देखकर वह घबरा गया क्योंकि उसके मन में चोर छिपा था। एसएचओ ने उसकी शक्ल देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया कि वह सही ठिकाने पर आ गए हैं। उन्होंने आने की वजह बताई और वह सूटकेस दिखाने में पहले ही बहानेबाजी कर रहा था। पुलिस को उस पर शक तो था ही, इसलिए उन्होंने उसके फ्लैट की तलाशी ली तो उसके फ्लैट में ऐसी तमाम चीज़ें मिली जिनका उपयोग महिलाएं करती हैं। लेकिन जब उससे पूछा कि उस फ्लैट में तो कोई महिला है ही नहीं, यह सामान किसका है, तब पुलिस के इस सवाल पर मेहुल कोई उचित जवाब नहीं दे सका। तब पुलिस ने उससे तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिया। मेहुल झूठ पर झूठ बोलता रहा और पुलिस उसे लेकर नीचे आई तो सामने ही उसकी एसयूवी खड़ी थी। पुलिस ने जब उस एसयूवी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यह गाड़ी उसी की है। पुलिस ने उस गाड़ी के टायर एक बार फिर देखे तो वो टायर वैसे ही थे जिस तरह के निशान उस जली हुई लाश के पास पाए गए थे। एसएचओ जीजे जाला को पूरा विश्वास हो गया था कि पदधारी गांव के पास सूटकेस में जो लाश जलाई गई थी वह उसी मेहुल चोटलिया ने ही जलाई थी। मेहुल को थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई। मेहुल मानने को तैयार ही नहीं था कि वह लाश उसी ने जलाई है। वह लगातार झूठ बोलते हुए इस बात से इनकार करता रहा। चूँकि पुलिस को अब तक काफ़ी सबूत मिल चुके थे, इसलिए पुलिस भी लगातार उससे पूछताछ करती रही। आखिर झूठ बोलते बोलते जब मेहुल थक गया तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने साथ रहने वाली अपनी लिव इन पार्टनर आयशा मकवाना की हत्या कर उसकी लाश वहां ले जाकर जलाई थी। इसके बाद मेहुल ने आयशा से प्यार करने से लेकर उसकी हत्या करके लाश को सूटकेस में रखकर जलाने तक की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार निकली। मेहुल चोटलिया राजकोट का ही रहने वाला था। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उसे राजकोट में एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई थी।
मेहुल थोड़ा आज़ाद ख्याल का युवक था और इसलिए नौकरी लगने के बाद उसने राजकोट के ही गांधीग्राम इलाके के आत्मन अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद लिया था और उसी में अकेला रहने लगा। उसे गाड़ी का शौक था, इसलिए उसने चौड़े टायरों वाली एसयूवी कार खरीद ली थी। आज़ाद ख्याल मेहुल चौटालिया को होटल से अच्छा खासा वेतन भी मिलता था और इसलिए वह मौज से रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेहुल को गर्लफ्रेंड की कमी बहुत खलती थी और उसने इसके लिए प्रयास करना शुरू किया तो एक दिन उसी के होटल में उसकी मुलाकात आयशा मकवाना से हो गई। 24 साल की आयशा मकवाना अहमदाबाद की रहने वाली थी। राजकोट में वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और राजकोट में अकेली ही रहती थी। आयशा भी आज़ाद ख्याल की थी। वह जीवन के सारे सुख भोगना चाहती थी पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। ऐसे ही हाल लगभग मेहुल का भी था। इसलिए जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों के विचार आपस में मिलने की वजह से उनमें दोस्ती हो गई और यह दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई और दोनों बिन फेरे हम तेरे बनने का फैसला कर चुके थे। यानी वह लिव इन रिलेशन में रहने लगे और इस तरह साथ रहने को आज की नई पीढ़ी पसंद भी करती है। इसमें रहते तो दोनों पति पत्नी की तरह थे, पर दोनों ही एक दूसरे के प्रति ना तो जिम्मेदार होते हैं और ना ही एक दूसरे का कहना मानते हैं और ना ही एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ मौज मस्ती के साथी होते हैं। मेहुल और आयशा भी इसी तरह लिव इन में साथ साथ पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रहते जरूर दोनों साथ साथ पति पत्नी की तरह थे, लेकिन अपनी मर्जी के मालिक थे और इसीलिए दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। 6 अक्टूबर 2023 को भी किसी बात को लेकर मेहुल और आयशा में लड़ाई हुई। तभी गुस्से में आयशा ने मेहुल को एक तमाचा जड़ दिया। एक लड़की होकर आयशा ने एक मर्द मेहुल को तमाचा मार दिया था, इसलिए मेहुल से यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में आयशा का गला इतनी जोर से दबा दिया कि उसकी मौत हो गई। गुस्से में मेहुल ने आयशा की हत्या कर तो दी, लेकिन अब पकड़े जाने का डर सताने लगा। उसे पता था कि अगर पुलिस ने आयशा की हत्या के आरोप में उसे पकड़ लिया तो उसकी बाकी की ज़िंदगी जेल में कटेगी। यह 6 अक्टूबर की शाम की घटना थी। उसने आयशा की लाश को बेड बॉक्स में छिपा दिया और इस बात पर विचार करने लगा कि वह आयशा की लाश को कैसे और कहाँ ठिकाने लगाए कि पुलिस उसकी शिनाख्त न कर सके, क्योंकि अब तक वह इतना तो जान चुका था कि जब तक लाश की शिनाख्त नहीं हो सकेगी तब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। और यही सोचते सोचते रात भी बीत गई और अगला दिन भी 8 अक्टूबर आ गया। 8 अक्टूबर को लाश से बदबू आने लगी थी और इससे मेहुल डर गया कि अगर बदबू ज़्यादा बढ़ेगी तो पड़ोसी पुलिस को सूचना दे देंगे और तब वह पकड़ा जाएगा। काफ़ी सोच विचार कर वह बाजार गया और वहाँ से एक सूटकेस के शोरूम से एक ट्रॉली वाला सूटकेस खरीद लाया। उसे अंदाज़ा था कि आयशा की लंबाई ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसकी लाश आराम से उस सूटकेस में आ जाएगी, जो कि वह शोरूम ब्रांडेड सूटकेस का था। इसलिए बिल बनाते समय उसके नाम पते के साथ फ़ोन नंबर भी लिखा गया। मेहुल सूटकेस लेकर घर आया और आयशा की लाश बेड बॉक्स से निकालकर उस सूटकेस में रख ली। इसके बाद उसने लिफ्ट से सूटकेस नीचे उतारा और एसयूवी कार में रखकर पास के बाजार गया, जहां से उसने लकड़ियां खरीदी। पेट्रोल पंप से एक बोतल पेट्रोल खरीदा और अपनी एसयूवी से शहर के बाहर ग्रामीण इलाके में आ गया। कार चलाते हुए वह पतधारी गांव के पास पहुंचा तो गांव के पास उसे सुनसान इलाका दिखाई दिया। उसने वहीं पर कार से सूटकेस निकाला और उस पर लकड़ियां रखी और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब तक लकड़ियां जलती रहीं वह वहीं पर खड़ा रहा। लकड़ियों की आग बुझने लगी तो वह कार लेकर घर वापस आ गया। उसे जरा भी नहीं लग रहा था कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और इसलिए निश्चिंत होकर वह अपने घर में रह रहा था। लेकिन पुलिस 2 महीने बाद उस तक पहुंची भी और उसको गिरफ्तार भी किया। थाना पुलिस ने अहमदाबाद में रहने वाले आयशा के घर वालों को सूचना दी। घर वालों ने आकर लाश की फ़ोटो देखकर शिनाख्त कर दी। पुलिस ने उसका डीएनए मैच करवाया तो डीएनए मैच हो गया और इसके बाद पूछताछ के बाद पुलिस ने मेहुल चौटालिया को राजकोट की अदालत में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों,
ये है लिव इन पार्टनर की सूटकेस में मिली लाश की कहानी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पता नहीं मैं कितनी कहानियाँ सुना चुकी हूँ, और ये एक अगली कहानी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। मेरे पास जो पहला कमेंट आया है वो है राहुल खत्री जी का। और राहुल खत्री जी ने कमेंट किया है कि मैम आपके 2 चैनल्स हैं, और इसके अलावा उन्होंने वीडियो में एक कमेंट किया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हकीकत बात यह है कि आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट बेशक देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। इसके अलावा हाँ जी राहुल जी, मेरे 2 चैनल्स हैं। एक है क्राइम की कहानियाँ 24 एंड दूसरा है ट्रू क्राइम स्टोरीज़। तो यस, मेरे 2 चैनल्स हैं। थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। एज यूजुअल मेरे पास हमेशा की तरह मोहम्मद FG का कमेंट आया है और उन्होंने लिखा है नाइस प्रेजेंटेशन विद नाइस वॉइस, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो मोहम्मद FG तहे दिल से धन्यवाद। आप इतना सपोर्ट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं और रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आया है फ़नी लाइक से, और उन्होंने लिखा है दीदी कहानी कहाँ से लेते हो, और कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। तो फ़नी लाइक जी, मैं चाहूँगी कि आप अगले कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपका एक्चुअल नेम क्या है और आप कहाँ से हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप रेगुलर वॉच करने वाले मेरे परिवार के मेंबर्स के नाम तो मुझे पता रहे। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने कमेंट किया, आप सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। और रही बात कहानी की, तो कहानी मेरे पास ऑनलाइन मिल जाती हैं। ऑनलाइन कहानियाँ बहुत होती हैं। कई बार कुछ एडिटर्स हैं जो कहानी सेंड करते हैं, और कई बार आप जैसे सपोर्टर्स भी हैं जो अपनी कहानियों को थ्रू मेल सेंड करते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई पूरी कहानी है तो आप लोग मुझे मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और जो मेरा मेल ID है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा बहुत ईजीली। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।